हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है TWT ट्रेड विद द ट्री। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह सुनार 100 तोला सोना से 1000 तोला सोने तक का मनी क्रिएट कर देता है, जो कि एक्चुअल सोने का 9 गुना ज़्यादा होता है, जिस पे वो 6% इंटरेस्ट के हिसाब से साल का 54 तोला सोना तक का मनी इंटरेस्ट के रूप में लेते थे। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा का पूरा 100 तोला सोना 2 साल में उनका हो जाना था। बट दोस्तों, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि सब के सब लोग अपना सोना सुनारों के पास डिपॉजिट नहीं कराते थे। एक टाइम के बाद जब पूरा का पूरा सोना सुनारों का हो जाता है तो तब 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया। मतलब अब आपको रसीद के बदले में सोना नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जब तक गोल्ड और सिल्वर मनी क्रिएशन का आधार थे तब तक ये लोग लिमिटेड मनी क्रिएट कर पा रहे थे। बट 1933 के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया। अब ये लोग अनलिमिटेड पैसा क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों को अभी भी ये लगता है कि कोई देश उसमें मौजूद सोना और चांदी के हिसाब से ही मनी क्रिएट कर सकता है। बट दोस्तों, असल में ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे पैसा क्रिएट कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, मान लो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? पहला, टैक्स के द्वारा, जो कि आप और हम लोग पे करते हैं। फिर भी अगर गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट लोन लेती है। गवर्नमेंट को लोन मिलने का प्रोसेस कुछ इस तरह है। मान लीजिए गवर्नमेंट को 2000 रुपये चाहिए, तो गवर्नमेंट एक बॉन्ड बनाएगी और उसका वित्त मंत्रालय उस बॉन्ड को सेंट्रल बैंक के पास ले जाएगा। ये बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? सिंपली ये लिखा रहता है इसमें कि गवर्नमेंट पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल बैंक को दे देगी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में विद इंटरेस्ट। तो दोस्तों, अब क्या सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो बॉन्ड को रख लेता है और 2000 रुपये प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देता है। अब कैश आ जाता है गवर्नमेंट के पास और बॉन्ड आ जाता है सेंट्रल बैंक के पास। अब मान लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट पूरी की पूरी ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है। वो पूरा का पूरा पैसा जन कल्याण योजनाओं में लगा देती है, जिससे कि वो पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू पैसा पब्लिक में आ जाता है। पब्लिक क्या करती है दोस्तों? अपने अपने कॉमर्शियल बैंक के अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करा देती है। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, वो पैसा उनके अकाउंट्स में प्रिंट कर देता है, पासबुक में प्रिंट कर देता है, कंप्यूटर में प्रिंट कर देता है। अब पूरा का पूरा कैश दोस्तों ये किसके पास आ जाता है? कॉमर्शियल बैंक के पास में। अब सेम सुनारों वाला केस यहाँ पे होता है दोस्तों। जैसे सुनार 100 तोला सोना से 1000 तोला सोना तक की करेंसी क्रिएट कर देते थे, वैसे सेम यहाँ पे ये कॉमर्शियल बैंक 2000 से 20,000 रुपये तक की मनी क्रिएट कर देते हैं लोन देके। सुनार के केस में सोना था, यहाँ पे कैश से रिप्लेस कर दो उसको। सुनार के केस में उनके द्वारा बनाई गई रसीद थी, उसको आप आपके अकाउंट में लिखे गए नंबर से रिप्लेस कर दो। बाकी का प्रोसेस सेम है। तो दोस्तों, इस तरह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है और मनी सप्लाई बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ तक जानना हमारे लिए काफ़ी है दोस्तों। इससे आगे की मोटा मोटे बता देता हूँ। अगर मान लो ये कॉमर्शियल बैंक 2000 से 20,000 रुपये तक की मनी नहीं क्रिएट कर पाता है, तो ये सेंट्रल बैंक ये बॉन्ड कॉमर्शियल बैंक को बेच देता है और पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाता है। इसको बैंकिंग की भाषा में बोलते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सिस्टम दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको एक या दो वीडियो में पूरा का पूरा समझाना डिफ़िकल्ट है। और हमारे चैनल की थीम भी ये नहीं है कि आपको ये सिस्टम की डीप में जाएं। हमारा एम यही है कि आपकी वेल्थ को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में आपसे नॉलेज शेयर करना। तो इसके अगर दोस्तों सिंपली लैंग्वेज में समझाऊं तो कॉमर्शियल बैंक लोन देता है पब्लिक को डायरेक्टली, और यह लोन देता है गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व रहता है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों कॉमर्शियल बैंक ने पब्लिक को 1 लाख रुपए लोन दिया, दोस्तों अब कॉमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपये कैश रहना ज़रूरी है। अगर मान लो इनके पास 10,000 रुपये है तो कोई बात नहीं, अगर इनके पास 10,000 नहीं है तो यह लोन ले लेते हैं सेंट्रल बैंक से 10,000 रुपये का। तो मोटा मोटी सेंट्रल बैंक का काम यही है कि रिजर्व रेशो को मेंटेन रखता है और 90 से 95% जो पैसा क्रिएट करते हैं वो ये कॉमर्शियल बैंक करते हैं। तो दोस्तों, इस सिस्टम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सेविंग अकाउंट में आपका पूरा का पूरा पैसा 100% सेफ है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके डिपॉजिट का इंश्योरेंस होता है।
पहले इसकी अमाउंट 1 लाख तक की थी, अब शायद 5 लाख तक की कर दी है। तो अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं और आपका बैंक दिवालिया हो जाता है तो 5 लाख तक का आपका पैसा सेफ है, बाकी बैंक की कोई जवाबदारी नहीं। नंबर 2, अगर दोस्तों हम सब लोग बैंक से अपना सारा का सारा कैश निकलवाना चाहें तो बैंकों के पास इतना कैश है ही नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पैसा क्रिएट होता है वो कंप्यूटर में टाइप करके ही बनाया जा रहा है। नंबर 3, दोस्तों इस सिस्टम के मालिक कौन है ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और हर स्टेप में उनको ही प्रॉफिट होता है। नंबर 4, दोस्तों दुनिया के मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक प्राइवेट होते हैं, कुछ सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट होते हैं, बट उनका भी सेंट्रल गवर्नमेंट का उन पे कंट्रोल ना के बराबर होता है। इस सिस्टम के बारे में जानने के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, चलो जान लेते हैं। नंबर 1 दोस्तों, बीट द इन्फ्लेशन। दोस्तों किस तरह आपने देखा कि पैसे की मात्रा बढ़ने से महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। दोस्तों इंडिया में लगभग 5% महंगाई हर साल बढ़ती है। मतलब आज हमारे बैंक में 1 लाख रुपए हैं तो अगले साल में उसकी वैल्यू केवल 95,000 तक रहेगी। तो दोस्तों महंगाई की मार से हमारी सेविंग को बचाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन कैसे? दोस्तों मान लो आपने इस साल 1 लाख रुपए कहीं पे भी इन्वेस्ट किए, कहीं पे भी इक्विटी मार्केट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट किए, तो रिटर्न मान लेते हैं कि मिनिमम 10% है, तो 1 साल के बाद आपका पैसा 1,10,000 रुपये हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट ईयर में फिर आपने 1 लाख ऐड कर दिए और पिछले साल के 1,10,000, तो 2 साल के बाद आपका पैसा 2,21,000 हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि इससे हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कमा सकते, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों एक राजा था, उसको चेस का गेम बहुत पसंद था, तो उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा जिसने भी ये चेस का गेम बनाया है उसको बुला के लाओ, मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये गेम बहुत पसंद आया। तो सैनिक गए, उस आदमी को बुला के लाए। तो राजा ने उस आदमी को बोला कि तुम्हें जो इनाम चाहिए मांग सकते हो क्योंकि मुझे तुम्हारा गेम बहुत पसंद है। तो उस आदमी ने कहा महाराज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे चेस के बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं, उन स्क्वायर के हिसाब से मुझे चावल के दाने दे दीजिए। आपको करना क्या है, पहले स्क्वायर में 1 दाना और दूसरे स्क्वायर में उसको डबल कर दीजिए, तीसरे स्क्वायर में उसको फिर से डबल कर दीजिए, चौथे स्क्वायर में उसको फिर से डबल कर दीजिए। ऐसा करके मेरे को 64 स्क्वायर तक चावल के दाने दे दीजिए। इस पर राजा बहुत गुस्सा हुए। राजा ने उसको बोला कि तुम बहुत कुछ मांग सकते थे, सोना चांदी, पर तुमने अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। तो उसने सैनिकों को बोला राजा ने कि उस आदमी को चावल दे दे। तो दोस्तों कुछ दिन के बाद सैनिक राजा के पास आए और बोले कि वो आदमी बहुत चालाक था, अपने पूरे देश में इतना चावल नहीं है, उतना चावल उसने मांग लिया। तो दोस्तों ये कैसे हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों चेस के बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं, तो अब मान लीजिए पहले स्क्वायर में 1 चावल का दाना, दूसरे स्क्वायर में उसका डबल 2 हो जाता है, तीसरे स्क्वायर में उसका डबल 4 हो जाता है, चौथे स्क्वायर में उसका डबल 8, पाँचवें में 16, छठे में 32। तो दोस्तों इस तरह तक हम 64वें स्क्वायर तक पहुंचेंगे तो ये नंबर कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो दोस्तों ये नंबर बोलने में तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, अगर इसको मैं किलो में बताऊं तो 461 बिलियन मैट्रिक टन के बराबर चावल हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू निकालें तो पूरी प्लेनेट पे इतना पैसा नहीं है, उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। एक और एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा कॉपी का पेज है, उसकी थिकनेस लगभग 0.1 mm होती है, तो उसको दोस्तों आप 42 बार मोड़िए, फोल्ड कीजिए। 42 बार मोड़ोगे तो 42 बार मोड़ने के बाद उस जो पेपर की हाइट होगी वो पृथ्वी से लेके चांद तक की होगी। बिलीव नहीं हो रहा दोस्तों, आप कैलकुलेशन कर लेना। दोस्तों इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट ना के बराबर दिखते हैं, बट एक टाइम के बाद रिजल्ट एकदम से दिखते हैं। सेम दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट के भी साथ होता है। स्टार्टिंग में आपको रिटर्न बहुत कम दिखाई देंगे, बट एक टाइम के बाद ये रिटर्न इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप बिलीव नहीं कर सकते। बट हम में से बहुत सारे लोग दोस्तों क्या गलती करते हैं, वो करते हैं कि अब या तो अपना पूरा का पूरा पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और जो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अपने इन्वेस्टमेंट के पेड़ को बड़ा नहीं होने देते हैं, मतलब वो इन्वेस्टमेंट से कमाए हुए रिटर्न को खर्च कर देते हैं।
दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी और हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।